नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के अभी आपके एग्ज़ाम होने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जो सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, आपको वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ज़रूरी बहुत है क्योंकि सेकेंड ईयर आपका चल रहा है। अच्छे नंबरों से पास होना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अब आपको आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करने हैं तो वहाँ कई दफ़ा एग्रीगेट मार्क्स मांग लिए जाते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट ये कि सेकंड ईयर में अगर बैक लग जाती है तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो ये बताएंगे और हम टॉपिक वाइज आपको करवाएंगे। जैसे आज हमने इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए हैं, तो सेकंड ईयर में आपके लगभग 10 से 12 टॉपिक है, तो 10 से 12 क्लास हम आपको देंगे। एक एक सारे क्वेश्चंस आपको देखने समझने हैं और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। विश्वास दिलाता हूँ ये क्वेश्चन आपको पेपरों में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए जहां पर हम समय समय पर फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन और दे दूं। क्वेश्चन सारे निम्मी के हैं और जैसा कि आपको भी पता है निम्मी असाइनमेंट में से क्वेश्चन आते हैं, सो आपको वही पढ़ने। लेकिन इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं उन क्वेश्चन को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। बात यह आती है कि गुरुजी जब सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो आपको कैसे पता लगा पेपर का? बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं, उनको याद रहता है और वो सेम डे हमें बताते हैं। हम 2021-2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे जाए। आइए पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस प्रकार के अवरोधक यानी रेजिस्टर का उपयोग करते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने वाले को एलडीआर बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है, प्रकाश पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक। थोड़ा डिटेल में अगर जाना है तो याद रखना कि किस तरह से ये निर्भर करता है, इस पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इनका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, आ सकता है, ये ध्यान रखना। लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस जो है वो घटता है। हाँ, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, फटाफट से सारे बता दूंगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। और उसके बाद में देखो वीडीआर, तो इसका पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी इनका जो प्रतिरोध मान है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये कैसे काम करते होंगे? बड़ा सिंपल है कि जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो इन प्रतिरोधकों में रेजिस्टेंस का मान घटता है। एनटीसी का मतलब क्या है गुरुजी? यहाँ पर एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इनमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। पीटीसी का मतलब क्या है गुरुजी? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पर ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में छप सकता है, पूरी संभावना है, रट लीजिए। डी उत्तर करके आना है, प्रकाश तीव्रता वाले का एलडीआर कर देना। ठीक है, अगला सवाल देखो। फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? सवाल थोड़ा सा लगता नहीं कि गड़बड़ कर दी इन्होंने। इनपुट और रिपल फ्रीक्वेंसी सवाल समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पूछ रहा होगा। घबराना नहीं है। रिपल फ्रीक्वेंसी है तो रिपल फ्रीक्वेंसी हमेशा रेक्टिफिकेशन के बाद की होती है। ये फिल्टर के इनपुट की रिपल पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो जो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के लिए लिखने के लिए भी इन्होंने क्या, लिखने में भी कहीं ना कहीं सारा एरर और गलतियाँ कर दी। फिर भी कोई बात नहीं, एक बार हम देखेंगे कि इसका आपको सी उत्तर सही करना होगा। क्यों है? क्योंकि एफ इनपुट नहीं, दरअसल एफ रिपल है। ये रिपल फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा है और वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के दोगुना होता है। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है। एफ रिपल इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इनपुट, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी का दोगुना। अच्छा, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का आ जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एफ रिपल यानी रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। रिपल्स होती है आउटपुट रेक्टिफाइड डीसी का जो मान होता है वो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी हमने ले लिए हैं वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए, क्योंकि आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम में
एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। और कम से कम भी तो आपके ये जो पेपर चलते हैं ये चलते हैं 8 से 10 दिन। अब आप सोचो 30 पेपर बनते हैं हर सेशन में। जनवरी सेशन अलग होता है, जुलाई सेशन अलग होता है, तो फिर 30 पेपर में कहाँ से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सारे निमी में से ही देना है, तो निमी असाइनमेंट तो आपको पूरा पढ़ना ही है। लेकिन इस वीडियो में जो हम इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इनमें से एक को भी नहीं छोड़ना। रही बात आंसर की, निमी असाइनमेंट में से आंसर मिला लेना। जो निमी असाइनमेंट में दिया हुआ है वही करना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना दिया हुआ हो अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो सही उसी को मानते हैं। देखो क्वेश्चन क्या करे, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। सक्रिय घटक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लिए जाते हैं। सक्रिय घटक वो होते हैं जिन पर ओम और किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता, यानी केसीएल और केवीएल लागू नहीं होते, उसे सक्रिय बोलते हैं। अब इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कौन है, एक ये ट्रांजिस्टर देखो। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब, डायोड, एससीआर, यूजेटी, एफईटी, कोई भी नाम आ जाए कर देना। उल्टा क्वेश्चन भी आता है, जब एक्टिव का है तो पैसिव का भी पूछ सकते हैं। तो ये जो तीनों है ना, एलसीआर, ये तीनों पैसिव है, यानी निष्क्रिय कंपोनेंट है। कौन होते हैं, जनरल मामले में जो इलेक्ट्रिकल में काम में लिए जाते हैं वो, और इन पर ओम का नियम, किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम सारे लागू होते हैं इस पर। ठीक बात है। हाँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो एक बार आप इस वीडियो में लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपको पूरे आपके एग्ज़ाम से कनेक्टेड हर एक पॉइंट को करवाएंगे। अब देखो ये एक सिंबल है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। आमने सामने 2 डायोड जुड़े हुए हैं इस तरह से, देखो एक यूँ जुड़ा हुआ है और दूसरा यूँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो आपके टर्मिनल भी निकाले गए हैं वो कितने हैं, 2। तो इस युक्ति का नाम क्या है, डायक है। एससीआर की क्या पहचान है, मैं आपको साथ में सारे करवा देता हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अंदर से फुल डार्क होगा और एक टर्मिनल और निकला होगा। एनोड, कैथोड और गेट नाम के 3 सिरे होते हैं। एग्ज़ाम में आप पहचान ना कर लो इसलिए वो एनोड, कैथोड और गेट को लिखता नहीं है, ठीक है। एनोड, कैथोड और गेट को लिखेगा नहीं, वो केवल ऐसे 3 टर्मिनल बनाकर देगा। ये एससीआर होता है, ठीक है। और उसके बाद में आईजीबीटी पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें आपका गेट सिरा होता है, लेकिन यूँ कहूँ मैं आपसे कि कलेक्टर है, एमिटर है और गेट है। और इसके बाद में ट्राइक है, तो ट्राइक में इसकी पहचान ये होती है कि ट्राइक में 3 टर्मिनल निकले हुए होंगे, यानी गेट नाम का सिरा भी ट्राइक में निकला हुआ आपको वो दिखाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हम समय समय पर फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। हमने पेड टेस्ट सीरीज़ भी हर एक एग्ज़ाम की प्रोवाइड करवा रखी है। ख़ास तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो विशेष सीरीज़ हमने प्रोवाइड करवा ही रखी है। आइए, आपके अभी एग्ज़ाम से संबंधित है पॉइंट, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि क्वेश्चन तो पूरा दिखाई दे ही रहा है, और ज़्यादा जूम करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। क्या आपको एक गेट दिखाया गया है, सवाल पूछ रहा है कि गेट कौन सा है। 2-3 तरीके हैं पहचान करने के। तरीका यहाँ से भी पहचान कर लो। देखो आउटपुट में इन्होंने क्या लिखा, A/B की बार। देखिए मेरे दोस्त, A/B जो होता है ना, ये होता है एंड गेट का, ठीक है। बार शब्द जब भी लग जाता है तो ये होता है नोट का, जिसे हम इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस पर जैसे ही बार लग जाती है तो इसका मतलब बन जाता है नोट एंड, और नोट एंड को बोलते हैं नैंड गेट। तो ये हमारा डी उत्तर सही करना है, 2 इनपुट वाला नैंड गेट है। पहचान हो जाएगी ना, बहुत शानदार है। और गेट की क्या पहचान होती, A+B होता है। एंड गेट की क्या पहचान है, बता ही चुका हूँ, A/B होता है, ठीक है। और नोर गेट की क्या पहचान है, A+B की बार। चारों गेट याद रखना ज़रूर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से सवाल तो आ ही सकते हैं, और करवा दूंगा मैं आपको एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम में लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है, तो पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और कंपटीशन एग्ज़ाम की भी बाद में तैयारी करोगे तो ये क्वेश्चन काम आएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन की न्यूनतम वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, सुनना ध्यान से। बीजेटी
बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। दो जंक्शन होते हैं J1 और J2। पहला जंक्शन एमिटर बेस के बीच में बनता है और दूसरा कलेक्टर बेस के बीच में बनता है। पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में होता है और दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स में। सिलिकॉन को फॉरवर्ड में वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है 0.7 वोल्ट होती है। अगर यही जर्मेनियम होता देन आपको ए उत्तर करना है, ठीक है। जर्मेनियम डायोड के लिए उत्तर कितना होता, ए। अभी आपका क्या उत्तर है, सी, 0.6 से 0.7। देखो वहाँ तो सिलिकॉन ही है। एक बात याद रखना, ITI में सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम पेपरों से ही रिपीट होते हैं, निम्मी में से आ रहे हैं, एज इट इज़ उठाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, उनका ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन भी चेंज नहीं करते हैं। सो पेपर में आपको सपोर्ट मिलेगी ज़रूर। मैं आपको थ्योरी का एक एक पॉइंट रटवा दूंगा, बस आपको साथ में बने रहना है और चीज़ों को समझना है। पहले एक डायग्राम दिखा दूं आपको। पूछ रहे हैं कि इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। 2-3 पहचान होती है। देखो Q1 और Q2 नाम के दो ट्रांजिस्टर है। दो ट्रांजिस्टर जिसमें लगते हैं उसका नाम होता है पुश और पुल। एक धक्का मारता है, एक खींचता है। पुल पुश, ठीक है। पुश यानी दबाना, पुल यानी खींचना। तो दो ट्रांजिस्टर है, दोनों अल्टरनेट मोड पे काम करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट एक दूसरे के साथ में देते हैं। और पुश पुल एम्पलीफायर हमेशा क्लास बी में ही होता है, ध्यान रखना, और किसी का भी प्रकार नहीं है। इम्पोर्टेंट बहुत है, पेपरों में आ चुका है, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, पक्का यही उत्तर करना है। तो बी ऑप्शन कर देना। सॉरी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर कर देना। इसका सही उत्तर एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है पेपर के लिए हल करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। दोलन सर्किट, दोलन का मतलब होता है ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। कौन सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन के लिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, ठीक है। रेजोनेंट किसे बोलते हैं, परिपथ को कब कहा जाता है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर हो जाए, उसे रेजोनेंट बोलते हैं। और 1/2π√LC ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला रहता है। उसके बाद में देखो सर्किट में सवाल पूछ रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर आपको दिखाया है, बताइए इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी है। देखो ये इस डायोड की आउटपुट इस डायोड की आउटपुट से शॉर्ट हो रही है। सिंपल सी बात है, जैसे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। ए उत्तर सही कर देना। देयर इज़ नो आउटपुट, यहाँ किसी प्रकार की कोई आउटपुट नहीं है, ठीक। सवाल समझ में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल देखो, कहते हैं कि ड्राइव में आउटपुट फेज सिस्टम में या स्टेज सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक में कौन सा फिलहाल के लिए एडवांस्ड उसका वर्जन है एक तरह से। तो सबसे एडवांस वर्जन जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का है वो IGBT है, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। FET का पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। UJT का पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर और SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। आपको क्वेश्चन का आंसर डी करना है। टेबल की पहचान करो, बता सकते हो क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में हर शिफ्ट में आया था, ये प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो इसे बहुत अच्छे से कवर करना है। देखो कौन सी लॉजिक गेट की तालिका है। पहली बात तो ये देखो A/B दे दिया, सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड गेट का होगा, ठीक है। फिर भी दूसरा और तरीका है, एंड गेट जो होता है ना वो दो सीरीज में जुड़े स्विच की भांति है। दोनों 0-0 तो आउटपुट 0, दोनों में से कोई एक 0 तब भी आउटपुट 0। एक ही शर्त पे आउटपुट हाई मिलती है कि जब दोनों इनपुट उच्च हो, है ना। फिर भी पहचान मैं बता ही चुका हूँ। और गेट में A+B, एंड गेट का हो ही चुका है। नोट गेट में A की बार और नोर गेट में A+B की बार, ठीक है। खैर इसका उत्तर समझ लो, पहले C उत्तर करना है, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। मुझे लगता है चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो रही हैं। अच्छा टेबल वाले सारे ही आए थे, खैर कौन सा टेबल वाला आया था इसलिए मैंने क्या दोनों टेबल उठाई है। तो आपको दोनों याद रखनी है, इसमें A+B है और उसकी बार है।
ए प्लस बी की बार है तो ये नोर आएगा, ठीक है। ए इंटू बी की बार होती तो नैंड आता। मतलब टेबल वाला एक क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट हुआ था हर एग्जाम में, तो आपको दोनों ध्यान रखनी है कौन सा आएगा, बिना सोचे समझे मत कर बैठना, गलती हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी गणना करनी है, इनपुट वोल्टेज 24 है। हाफ वेव में आउटपुट डीसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.45 इंटू VRMS। क्या फॉर्मूला होता है? 0.45 इंटू VRMS। आपका जो इनपुट 24 वोल्ट है इसे 0 से गुना कर दीजिए, आंसर 10.8 आ जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन हाफ वेव की जगह फुल वेव का हो तो 0.90 इंटू VRMS करना होता है, ये ध्यान रखना, और उस समय लगभग 21 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोनों तरीके से याद रखना, मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से आप चीज़ें कवर करते जा रहे हैं। अगला देखो, क्लास ए एम्पलीफायर का मेन लाभ क्या है? दरअसल एम्पलीफायर में एक बड़ी विशेषता पाई जाती है कि उसके जिस क्लास में दक्षता कम है उसमें डिस्टोर्शन भी कम होता है, विकृति भी कम होती है, यानी आउटपुट उतना ही स्टेबल होता है, अधिक मजबूत होता है। ए आएगा मिनिमम डिस्टोर्शन। इसके अलावा और विशेषता क्या लिखेंगे आप? न्यूनतम दक्षता, यानी एफिशिएंसी भी कम, तो फिर स्थायित्व अधिक होगा, ये ध्यान रखना। स्टेबिलिटी क्या होगी? अधिक होगी। अगर सेम क्वेश्चन अगर सी के लिए होता तो उसमें मैक्सिमम डिस्टोर्शन कर देते। क्लास सी की बात कर रहा हूँ मैं। एक फिर दे दिया डायग्राम की, ये किस प्रकार का है, देखो बेस कॉमन नहीं लिया हुआ क्योंकि बेस सिरा ये है ना, और आप देख रहे हैं केवल इनपुट में काम आ रहा है। कॉमन एमीटर है क्योंकि ये तीर का निशान बना हुआ है, एमीटर इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, ठीक। पुश पुल इसलिए नहीं हो सकता, एक ही ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, दो होते तो पुश पुल कर देते। अगला सवाल देखो, डिप्लीशन रीजन कैसे काम करता है? अवक्षय क्षेत्र जो होता है ना, अवक्षय क्षेत्र हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है जहाँ आयन्स की स्थिरता होती है, और स्थिर आयन कभी धारा का संचालन नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जब चलते हैं तो धारा का संचालन होता है, इसलिए वो एक इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आए क्या? ITI सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो ये सारा कंप्लीट वीडियो देख जाना, इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद।